को लेकर के क्यों इतना विपक्ष हाय तौबा कर रहा है? सबसे पहले टीवी 27 को देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक शुभकामनाएं, नमस्कार। और पहली चीज़ क्या है कि ये अच्छी चीज़ है कि एक बार इलेक्शन हो, 5 साल में एक बार इलेक्शन हो, तो इलेक्शन में जो हज़ारों करोड़ रुपए वाइट और ब्लैक मनी दोनों खर्चा होते हैं जी जी वो उस पर रोक लगेगी। जी एक ये प्लस पॉइंट है। लेकिन क्या ये वाकई में सही बात, ये प्लस पॉइंट है? क्या सरकार वाकई में ऐसा चाहती है कि इसको जो है इस तरीके से रोका जाए? नहीं, सरकार का ये इरादा बिल्कुल नहीं है। जी 20 राज्यों में इनका खुद का शासन चल रहा है ऑलरेडी, केंद्र में इनका शासन है ही है ऑलरेडी। और ख़ास बात ये है कि ये 356 का यूज़ नहीं करते। ये क्या करते हैं, पार्टी तोड़ते हैं और अपनी सरकार बना लेते हैं। नहीं, अमित शाह तो कह रहे हैं इससे कोई भी हमको बीजेपी को कोई फायदा नहीं मिलने वाला, विपक्ष लगातार माहौल बना रहा है। नहीं उन्होंने उड़ीसा का उदाहरण भी दिया 2014-2019 का। नहीं वो ऐसा है ना, देखिए अमित शाह की यही तो सबसे खूबी है ना कि वो जो बोलते हैं वो कभी करते नहीं, जो करते हैं वो कभी बोलते नहीं है। उसको चाणक्य इसीलिए विपक्ष ने माइंड सेट कर रखा है क्या? नहीं माइंडसेट कुछ नहीं है। पहली बात तो ये है कि ये सरकार फिर तानाशाह हो जाएगी। जी अभी 6 महीने बाद या 9 महीने के बाद भी जो इलेक्शन हो रहे हैं, तो वो इलेक्शन जब बंद हो जाएंगे, 5 साल बाद होंगे, तो आप सोचो कि सरकार जो अभी ही इस समय करीब 80 करोड़ लोगों को केवल राशन पे जीवित है, इस समय पोजीशन क्या हो जाएगी, कपड़े तक उतर जाएंगे लोग। जी ठीक है, एक तानाशाह का एक जो है एक शासन शुरू हो जाएगा। और जितनी भी पार्टियां जो हैं, जो विपक्ष में जो जिंदा बची हुई है, वो सबको एक एक करके ये लोग किनारे करेंगे, तोड़ेंगे, अपने साथ लाएंगे, अपनी बहुमत की सरकार बनाएंगे। ये तो राजनीतिक दल अपनी बात कर रहे हैं ना, अपने हितों की बात कर रहे हैं। आम जनता इसमें कहाँ है? आम जनता के मुद्दे आम जनता को जब मैंने कहा ना कि आप सबसे बड़ी चीज़, जब 80 करोड़ जनता को आप कहते हैं हम विकसित होने जा रहे हैं, हम विश्व गुरु हैं, हम ऐसा हैं, हम वैसा हैं, ठीक है, लेकिन आप जब विश्व गुरु वाली बात करते हो, लेकिन बांग्लादेश को संभाल नहीं पाते, मणिपुर संभाल नहीं पाते, और उसके बाद 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करते हैं, तो ये एक कड़ी है सिर्फ और सिर्फ एक तानाशाह आगे बढ़ने के। सिंगोल आया था, आपको याद होगा अच्छी तरीके से, जब पहले सिंगोल आया था, वो सिंगोल था राजदंड। उस राजदंड का इस उपयोग ये 1 नेशन 1 इलेक्शन है, ये पहला स्टेप है। देखिए, ये टीएमसी के प्रवक्ता ने किस तरीके से सिंगोल से भी तुलना की है राष्ट्र धर्म को लेकर के जब बात की जा रही है। लेकिन कुल मिलाकर के सरकार की तरफ से जब यही कहा जा रहा है कि ये देश हित में है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी साफ कहा है, भले ही विपक्ष कुछ भी सवाल उठाए, लेकिन बड़ी बात यह है कि सरकार की योजनाओं का लाभ तो हर तबके को मिल रहा है। मैं आपसे इस सवाल का जवाब चाहूँगा, भले ही विपक्ष कितना भी सवाल उठाए, लेकिन योजनाएं तो सबके लिए बनती हैं ना, जनहित के लिए बनती हैं। बिल्कुल, वो बननी भी चाहिए जी। तो आपको क्या लग रहा है कि किस तरीके से ये भी एक चीज़, ये भी एक मुद्दा, एक बड़ा मुद्दा, इस पर खुल के चर्चा होनी चाहिए और आम लोगों को भी कहीं ना कहीं सहयोग करना चाहिए, खास करके जब विपक्ष की जब बात की जाती है? मेरा बस इसमें यही कहना है कि पक्ष विपक्ष तो अपनी पॉलिटिक्स है, उस पर मैं नहीं जा रहा हूँ जी। एक आम जनता क्या उसकी राय है, उसकी राय जरूर ली जाए जी। कोई चीज़ थोपी ना जाए जी। अगर मैं आम जनता, एक लेमैन के तौर पर अगर आपकी मैं प्रतिक्रिया, आप एज बीइंग क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ एक जनमत हो जाए इस पर, एक जनरल चुनाव हो जाए, जो 18 साल के एज वाले हैं, जो इलेक्शन में अपना वोट राइट जिनका है जी, उनके एक सर्वे करा लिया जाए कि क्या वो 1 नेशन 1 इलेक्शन चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे हैं। जी। अगर वो चाह रहे हैं तो बहुत बढ़िया। चलिए, देखिए, इसी पब्लिक के बीच से लगातार सुझाव आ रहे हैं जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि चीज़ें अब कहीं ना कहीं अब आगे आ चुकी हैं, अब पब्लिक फोरम से चीज़ें कहीं ना कहीं निकल करके अब सदन तक पहुंच गई हैं, तो अब वो वक्त है आगे का कि सरकार की किसी योजना में हमें भी सहयोग करना चाहिए कहीं ना कहीं इसके, जब भले ही चाहे विपक्ष कुछ भी कहे। आपको क्या लगता है सर? देखिए, सरकार के पक्ष में तो जनता हमेशा रहती है, लेकिन सरकार को भी चाहिए कि जनता के हितों का ध्यान रखे। अब हम लोग अपने उत्तर प्रदेश का ही ले लेते हैं, यहाँ पर जितना भी काम हो रहा है उसका सारा रेवेन्यू या तो गुजरात जा रहा है, या राजस्थान जा रहा है, या बड़ी उद्योगपतियों को जा रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता जो है वो बेरोज़गार है, गरीब होती जा रही है, काम नहीं है और क्राइम बढ़ता जा रहा है। तो सरकार को इन चीज़ों पर भी ध्यान देना चाहिए। और जब आप 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात कर रहे हैं तो एक अमेंडमेंट और करिए कि जो मठाधीश सत्ताधीश हैं, जो 70 साल से 75 साल के राजनीतिक व्यक्ति हैं, तो जैसे सरकार 60 साल पर रिटायरमेंट करती है, तो ऐसे ही सरकार को ये भी नियम सारी पार्टियों के लिए बनाना चाहिए कि उनको भी रिटायरमेंट 70 साल के बाद ले लेना चाहिए या दे देना चाहिए, तो नए युवाओं को मौका मिले
तो इससे वन नेशन वन इलेक्शन जो आप लाना चाहते हैं तो उसमें अच्छा सहयोग भी मिलेगा और हर चीज़ मिलेगी आपको। तो देखिए लगातार सुझाव भी आते जा रहे हैं, लेकिन सर ने जिस तरीके से कहा कि आम लोगों की राय, आम लोगों को लेकर के ही जब कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने साफ तौर पर कहा है कि जब चुनाव की बात आती है तो हर 6 महीने, हर 1 साल पर चुनाव का बिगुल बन जाता है, माहौल बन जाता है, जिससे कहीं ना कहीं जो आम जो काम काज है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। आपको क्या लगता है, आप तो शिक्षक हैं, बेहतर इस चीज़ को जानती होंगी, क्योंकि जब टीचर हैं उनकी भी ड्यूटी अलग, कभी पोलियो उन्मूलन में लगती, कभी इलेक्शन में लग जाती है। इस चीज़ को आपसे बेहतर मुझे लगता है कोई नहीं महसूस कर सकता, और आप कैमरे के सामने अपनी बात रखिए। जी जी हाँ, मैं यही कहना चाहूँगी इस मुद्दे पर कि जैसे ड्यूटीज़ लगती हैं तो वैसे ही सरकार की भी ड्यूटी होती है। जैसे अभी हमारे वैस सर ने बोला कि हर चीज़ पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, तो मैं इनकी बात से हर तरह से सहमत हूँ कि सरकार को चाहिए कि वो हर एक क्षेत्र में युवाओं के लिए कुछ ना कुछ करे। इतने बड़े एग्ज़ाम्स होते हैं, सब कुछ होता है, पर क्या सबको जॉब मिल जाता है ना? लेकिन जब सरकार की तरफ से जब हम बात करते हैं, जैसे कि आपने कहा, मैं तो देखो पक्ष न विपक्ष निष्पक्ष रूप से बात करता हूं। जैसे आपने कहा, जब हम सरकार के किसी प्रतिनिधि या प्रवक्ता से इस सवाल का जवाब लेते हो तो सरकार की तरफ से भी जवाब आता है, देखिए भी सबसे बड़ी पुलिस भर्ती किस तरीके से निकाली, भले ही थोड़ी सी अनियमितताएं सामने आई, लेकिन सरकार तो लगातार सबको रोजगार दे रही है ना। नहीं दे रही है, ये बात बिल्कुल खराब जी। मैं इस बात के बिल्कुल खिलाफ हूँ कि बेरोजगार है तो है, नहीं मिल रहा है रोज़गार। आज आप जा कर के देखिए, रेहड़ी वालों को देखिए, और उनसे भी पुलिस हफ्ता मांगती है। बेचारे जैसे तैसे मजदूरी करके अपने छोटे छोटे बच्चों को पाल रहे हैं, कैसे भी कर रहे हैं। प्राइवेट स्कूल टीचर्स से इतने काम करवा लिए जाते हैं। सरकारी जो टीचर्स होते हैं उनको भी चाहिए कि उनके ऊपर भी ध्यान दें कि खाली सिर्फ मोटी तनख्वाह लेने से नहीं होता है, उनको मेहनत भी चाहिए। एक दिन हफ्ते में आते हैं, अटेंडेंस लगा के चले जाते हैं, तो क्या बच्चों का भविष्य उससे बन रहा है? जब बच्चे का ही भविष्य नहीं है तो आगे कैसे फिर होगा ना? बिल्कुल, एक शिक्षक के तौर पर उन्होंने कहा है कि आने वाली जो युवा पीढ़ी है, जब सब पढ़ें सब बढ़ें का सरकार नारा देती है, लेकिन इसके बावजूद जब सिस्टम में जो तमाम सारी जो खामियां हैं उनको कैसे दुरुस्त किया जाए। लेकिन सरकार की तरफ से लगातार वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के कुछ तर्क भी दिए जा रहे हैं। अब इन तर्कों के बीच सर मैं आपके पास एक बार फिर से आ रहा हूँ। मैं तो आपकी ज़ुबान का फ़ैन हो गया हूँ, किस तरीके से जो आपने किस तरीके से सुनाए, जो एकता को लेकर के, कुछ वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर भी अगर आप अपनी बात रखना चाहें तो मैं चाहूँगा आपकी आमंत्रित है, आपका सुझाव, प्रशंसा या फिर आलोचनाएं। दरअसल क्या है, इनके हाथ से जो भी काम होता है वो तो उसका नाम बहुत बड़ा होता है, लेकिन काम छोटा भी नहीं देखने को मिलता है। जैसे नोटबंदी लाया इन्होंने, कहाँ फ़ायदा पहुँचा? नुकसान ही हुआ। स्मार्ट सिटी ले लीजिए, कहाँ फ़ायदा हुआ? किधर दिख रहा है स्मार्ट सिटी? नहीं कहीं कुछ। लेकिन हाँ, हर इंसान में खूबी, खामी के साथ साथ खूबी भी होती है। जैसे कि किसानों के खाते में कुछ पैसे आए, हमें अच्छा लगा। किसानों के किसी के 2000, किसी के 5000, किसी के 7000। मैं खुद गवाह हूँ, मेरे खाते में 85,000 आए, मुझे अच्छा लगा। लेकिन मुझे अच्छा लगने से नहीं होगा, सबको अच्छा लगना चाहिए। काम ऐसा हो, कदम ऐसा हो कि सबके लिए हो, है ना? सबके लिए होना चाहिए, बस यही कहूँगा मैं। जी, सरकार का भी तो यही कहना है कि सबके लिए ही होगा जब एक चुनाव होगा। लेकिन इस पूरी कवायद के बीच विरोध जो हो रहा है, वो आपको लगता है कि विरोध क्या एक तरफा है या वाकई में कुछ फैक्ट्स भी हैं? नहीं, जो लोग अगर जो विरोध कर रहे हैं वो अपनी जगह पे दुरुस्त मैं मानता हूँ। क्योंकि देखिए, जिसका आलोचना नहीं हो वो अपनी कमी को ठीक नहीं करेगा, और इसको बुरा भी सरकार को नहीं मानना चाहिए, सबकी बात सुननी चाहिए। मेरी ये राय है, मेरा मशवरा है। जी, चलिए, सबकी राय, सबके सुझाव, सबके प्रशंसा किस तरीके से आमंत्रित हैं। ये पब्लिक ओपिनियन शो चल रहा है लगातार, जिसमें जनमन के मन की क्या कुछ बात है। संजय जी, एक अहम सवाल का जवाब जिस तरीके से लगातार सरकार की ओर से ये तर्क दिया जा रहा है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के, मध्यावधि में अगर चुनाव आता है तो उस वक्त क्या किया जाएगा? विपक्ष का सबसे अहम सवाल ये है कि अगर अल्पमत में आती है सरकार तो सरकार तो अल्पमत में ही है जी, बहुमत तो है नहीं ना। 303 से 240 पे आ गए, खुद ही बैसाखी पे खड़ी हुई है ये सरकार। मैं सर के बात का एक जवाब दे देता हूँ। इन्होंने कहा कि मेरे अकाउंट में 85,000 रुपये आए, मुझे अच्छा लगा। ये वो वही वाली बात है कि आपकी धोती उतारी गई और आपको पगड़ी बना दी गई। तो जो खाद वगैरह में जो 1100 रुपये का मिला था DAP खाद, वो 1900 रुपये कर दिया गया।
मतलब यही है कि आपने किसानों से ही पैसे लिया और किसानों की पगड़ी बांध करके आपने उनको सजा दिया। तो ये इनका पूरा का पूरा ढांचा यही है। आप खुद बताओ ना, आपको आज के ज़माने पे आप नेहरू को कोसते हो और आज के ज़माने पे आपको जो है 2024 ख़त्म होने वाला है और आपको 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज पे टिका करके आप बैठे हुए हैं और आपको वन नेशन वन इलेक्शन दिख रहा है। आप सबसे पहले नीचे जो गरीब जनता है, 7 साल में 70 जो है पेपर लीक आउट हुए हैं। तो जो बेरोजगार युवकों को ठग लिया एक एक पेपर का अगर आप काउंट करोगे तो 1,000 रुपये का एक जो है फॉर्म खरीद, अब उसको जरा काउंट कर लीजिए, 70 बार पेपर लीक आउट हुआ, 40 50 लाख युवाओं ने जो है उस पेपर को भरा होगा। कितने पैसे सरकार के पास चले गए? आप खुद देखोगे, डीजल पेट्रोल को देखो, और जो डीजल पेट्रोल जो है जो पहले जो है 110 लीटर प्रति बैरल था, आज वो 70 के आसपास 68 के आसपास पहुंच गया। लेकिन पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। तो वो पैसा कहाँ जा रहा है? उसको जीएसटी में क्यों नहीं लाया जा रहा है? मेन मुद्दे से भटकाने की ये सारी की सारी कोशिश है, सब कुछ भटकाने की कोशिश है। आप मेन मुद्दे पे आना नहीं चाहते, आप बेरोजगारी पे, महंगाई पे, युवाओं पे, इन सब चीज़ों पे बात करना ही नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि आपके पास ये टॉपिक है ही नहीं। आपका एक ही टॉपिक है, किसी तरीके से जो बड़े बड़े महान उद्योगपति हमारे हैं, उन महान उद्योगपतियों को कैसे फ़ायदा पहुंचाया जाए। मैं एक बहुत अहम सवाल का जवाब, चूँकि आप विपक्ष में हैं, किस तरीके से लगातार विपक्षी पार्टियों के तौर पर विपक्ष अमूमन लगातार ये सवाल उठाता सार्वजनिक मंचों से कि सरकार कहीं ना कहीं जो अहम मुद्दे हैं उनसे कहीं ना कहीं भटकाने की कोशिश। ये सवाल मेरा विपक्ष से है। और संजय जी, बड़ी बात यही, लगातार आप लोग सवाल उठते हैं, लेकिन खुद ही नहीं लगता कि कभी विपक्षी जिम्मेदार है इसके लिए? जब सदन की कार्रवाई होती है तब वहाँ पर मुद्दे भी तो उठाए जा सकते हैं, लोकसभा में किस तरीके से और राज्यसभा में ये मुद्दे उठाए जा सकते हैं, तब उस वक्त किस तरीके से बहिष्कार होता है, हो हल्ला होता है। बहुत जिम्मेदारी वाला सवाल है मेरा ये आपसे। जी बिल्कुल बिल्कुल, और इसका जवाब भी मैं दूंगा। जी। आपको तो देख रहे हैं ना, एक उपराष्ट्रपति एक प्रवक्ता के रूप में बात कर रहा है जी, उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया है। कभी ये सुना है कि एक उपराष्ट्रपति के खिलाफ राज्यसभा में अविश्वास प्रस्ताव आता है? विपक्ष जब बोलता है माइक बंद कर दी जाती है, वो बोलता है तो शोरगुल शुरू हो जाता है। ये काम है विपक्ष को बोलने के लिए, आप हक नहीं दे रहे हो विपक्ष अपनी आवाज़ को भी उठाए। सब चिल्लाते रहते हो जिससे कि आपकी जो है शोर दब जाए। रिकॉर्डिंग से हटा दी जाती है, राज्यसभा हो लोकसभा हो, रिकॉर्डिंग से हटा दिया। अगर विपक्ष का नेता, मेन नेता मल्लिकार्जुन खड़गे तक का जो अगर माइक बंद कर दिया जाता है तो आप समझ सकते हैं कि ये कौन सा लोकतंत्र है, कैसा लोकतंत्र है। ये देश सिर्फ और सिर्फ इसको ये चाइना और रशिया की तरफ ये आगे बढ़ रहा है, इसको बढ़ाने की कोशिश हो रही है। लेकिन हम विपक्ष इस बार मजबूत हैं और ये काम सरकार की जो मंशा है, इस मंशा को पूरी होने नहीं देंगे। तो विपक्ष का साफ तौर पर किस तरीके से कहना है कि ये सरकार की जो मंशा है, किस तरीके से इसको पूरी नहीं होने देंगे। एक फाइनल कमेंट के तौर पर मैं और ज़रा कुछ लोगों से भी जानना चाहूँगा। सर, आपको क्या लगता है, सरकार एक तरफ कह रही है कि बिल्कुल 2029 के लिए नए नए प्लान किस तरीके से गढ़ रही है, लेकिन जो विपक्ष है वो पूरी तरीके से अभी अड़ा हुआ है अपनी मांगों को लेकर? देखिए, उनके प्लान तो हैं जी, लेकिन वो पेपर पर ही रहते हैं। ज़मीनी स्तर पर कोई प्लान होता नहीं है। आप कोई भी उनके प्लान देख लीजिए। स्मार्ट सिटी आज तीसरा कार्यकाल है, फर्स्ट कार्यकाल में उन्होंने स्मार्ट सिटी का प्रपोजल दिया था, आज दिन तक कोई स्मार्ट सिटी तैयार है? यूपी सरकार की बात कर लें, यूपी में दूसरी बार। सर, आप स्मार्ट सिटी की बात करें, कुंभ सिटी तैयार हो गई सर, उसका बजट देखा है आपने? वो बजट कहाँ जा रहा है, उसका यूज़ क्या हो रहा है? हमारे यहाँ जो भी कुछ हो रहा है, जैसे आप प्रधानमंत्री जी हैं, प्रधानमंत्री जी के बाद अमित शाह जी नंबर 2 की पोजीशन रखते हैं, लेकिन उस पोजीशन पर आ गए योगी जी। तो अब जो लड़ाई वन नेशन वन इलेक्शन की है, वैसे ही वन मैन शो की है। तो मोदी जी और योगी जी में प्रतिस्पर्धा चल रही है, मेन है ये। तो कुंभ में जो भी बजट है उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हो रहा है। उसका जो फंड है उसका यूज़ ज़्यादातर ब्यूरोक्रेट्स और पार्टी फंड में जा रहा है। तो ये कोई, आप इसको ये नहीं कह सकते हैं कि तो आप इसका आने वाले समय में भविष्य कैसे देखते हैं वन नेशन वन इलेक्शन का? अभी तो भविष्य की बातें हैं जी, इसको आने में कम से कम 10 साल लगेंगे। तो ये तो भविष्य की चीज़ें, अभी तो सदन में आए पहले, फिर जेपीसी में जाएगा
उसके बाद देखा जाएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। तो बिल्कुल अभी तमाम सारी जो भी प्रक्रियाएं हैं भी उनसे होकर के गुजरना है, लेकिन एक जागरूक दर्शक होने के नाते इस पर मैं ज़रा आपकी टिप्पणी चाहूँगा, एक फाइनल कमेंट आपसे। जी, तो मैं भी आपकी बातों से सहमत होते हुए भी मैं भी यही कहना चाहूँगी कि जो सरकार है हमारी, तो उनको भी सोचना चाहिए बेरोज़गारी के मुद्दों पर भी, जनता के हित के लिए भी। जो स्कूल्स हैं, एग्ज़ाम्स हैं, जो पेपर लीक्स हो जाते हैं, बच्चे तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं, फॉर्म्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार को इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। वन नेशन और वन इलेक्शन वो तो जो है वैसा है ही है, ठीक है, वो तो हर 6-6 महीने पे होता ही है इलेक्शंस, जो एग्ज़ाम्स होते हैं उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, इलेक्शन आते हैं जाते हैं किस तरीके से, चाहे अभी 5 राज्यों के, चाहे वो राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में इलेक्शन हुए, फिर उसके बाद लोकसभा इलेक्शन हुए, फिर उसके बाद हरियाणा में इलेक्शन हुए, और अब कहीं ना कहीं फिर उसके बाद उपचुनाव, और अब कहीं ना कहीं 2027 में यूपी में, और फिर 2029 में होंगे चुनाव। 2029 में चुनाव होंगे, लेकिन उससे पहले कहीं ना कहीं एक माहौल बनाने की एक तैयारी, क्या लगता है सर आपको? एक फाइनल कमेंट में आपसे भी। देखिए, अभी सरकार का ये अमृत काल चल रहा है। इस अमृत काल में हर मस्जिद के अंदर मंदिर ढूंढी जाती है। अब किसको कैसे अमृत काल कहा जाएगा? हैं, हत्याएं हो रही हैं। बहरहाल मैं फिर पॉलिटिकल लोगों को और पूरे भारतवासियों को रज़ा जौनपुरी के 2 मिसरे से पैगाम देना चाहूँगा। बिल्कुल। मरहबा ऐसे बेलौस इंसान पर, मरहबा ऐसे बेलौस इंसान पर, जान देता हो जो हर किसी के लिए। आदमी में अगर आदमियत न हो, आदमी जहर है आदमी के लिए। तो संदेशा यही था, इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। संजय जी से एक फाइनल कमेंट, कुल मिलाकर वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जो एक माहौल बनाया जा रहा है एक तरफ, दूसरी तरफ विपक्ष अपनी बात, अपने तर्क कहीं ना कहीं रख रहा है। इस बीच राष्ट्र हित में क्या है, देश हित में क्या है? छोड़िए राजनीति की इधर उधर की बात, पक्ष विपक्ष, आरोप प्रत्यारोप के बीच। देखिए, पहली बात तो ये मुद्दा केवल उछाला गया है, होगा नहीं, कभी भी नहीं होगा, हो ही नहीं सकता ये मुद्दा। ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिक का ध्यान भटकाने के लिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, पब्लिक का ध्यान भटकाने के लिए, मुद्दों से हटाने के लिए ये सारे के सारी चीज़ें हैं। अब आप खुद सोचो कि बांग्लादेश का ही मुद्दा ले लीजिए, एक छोटी सी बात है, बांग्लादेश का मुद्दा ले लीजिए। बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं, ये बात बोली जा रही है, ठीक है। जो बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं, यहाँ तो खुद ही कह रहे हैं हम हिंदू खतरे में हैं। जब देश में हिंदू खतरे में, तो बांग्लादेश को कैसे बचाएंगे? 2 साल होने वाला है, प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए, तो बांग्लादेश कैसे जाएंगे? तो ये सिर्फ और सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए है कि लोग किस तरीके से आपको विचलित करें, चैनल्स को विचलित करें, हम लोगों को विचलित करें, गरीबों को विचलित करें कि हम आपके भलाई के लिए काम कर रहे हैं। इसमें जनता को भलाई क्या होने वाला है, बता तो दीजिए। एक जनता के लिए इसमें क्या फ़ायदा होने वाला है? फ़ायदा किसको होगा? केवल सत्ता पक्ष। सत्ता पक्ष निश्चिंत होकर के पार्टियां तोड़ेंगी और अपनी सरकार को मजबूत बनाएगी, और यही सबसे पहली और आखिरी कोशिश सरकार की यही है कि वन नेशन वन इलेक्शन। और ये कभी नहीं होगा, ये भी ठंडे बस्ते में जैसे जाएगा, जैसे 100 स्मार्ट सिटी गई, बुलेट ट्रेन चला गया, डीजल पेट्रोल से सस्ता हो जाएगा। ये सब जितने जो 2014 वाले आपको भाषण याद हो गए मोदी जी के, तो वो भी एक जुमला था, ये भी एक जुमला है। 15 लाख खाते में आएंगे, ये सारे जुमले वो पहले वाले जुमले थे, ये नया जुमला आ गया, ठीक है। पहले कहा था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसके बाद क्या हुआ? अब बटोगे तो कटोगे वाला आ गया। तो आप खुद ही समझ सकते हैं, 20-80 का 80-20 वाली बातें आ गई। तो ये सारी चीज़ें, ये मुद्दे लगातार जनता के सामने किए जाते हैं। मंदिर मस्जिद का ही मुद्दा आया। मैं तो ये संदेश देना चाहता हूँ आपके चैनल से कि एक बार इनके जो 600 5 स्टार होटल जो बने हैं, जो कार्यालय के रूप में इस्तेमाल हो रहे हैं, वो उसको भी एक बार खुदवा के देख लें। हो सकता है एक आध मंदिर वहाँ निकल आए। इनके जो करोड़ों तो अब आपका सुझाव आया है, देखिए पहुंचेगा, फिर देखिए हो सकता है कुछ जो करोड़ों कार्यकर्ता हैं, जैसे कॉरिडोर बनाने के लिए सैकड़ों मंदिर जो है बनारस में तोड़वा दिया गया, अयोध्या में तोड़वा दिया गया। तो एक बार एक कार्यकर्ताओं के घरों के अंदर को भी एक बार तोड़वा के देखा जाए, हो सकता है एक आध मंदिर वहाँ से निकल आए। चलिए, ये एक पब्लिक के मन की बात थी, जिस तरीके से सर ने भी अपनी बात रखी, और कुल मिलाकर के आज आम लोगों ने अपने अपने विचार, अपनी अपनी बात रखी। मकसद यही था कि आम जनता के दिल में क्या कुछ चल रहा है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए TV 27 न्यूज़ के साथ। लेटेस्ट अपडेट खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।